जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और आप लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम पूरा करवा देंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में जो VVI कैटेगरी का सवाल होगा वो हम आप लोगों को दिखा देंगे, जिससे कि आप परीक्षा में जाने से पहले अपना रिविज़न कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। देखिए, परीक्षा के पहले तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा ऊपर में, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ध्यानपूर्वक अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और सभी को आंसर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यार याद रखिएगा, ये जो कथन है ये है आपका फ्रेडरिक रेटजेल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना प्रस्तुत किया था ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा 21वीं शताब्दी में प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? तो 21वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या को जो दर्ज किया गया वो 600 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया है? तो मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें जो किसको सम्मिलित नहीं किया था? उत्पादकता के उपागम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे कहा जा रहा है आपसे कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जंग का जो कटोरा कहते हैं वो कहते हैं पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कहा जा रहा है आयात निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो आयात निर्यात के बीच मूल्य के नियंत्रण को कहते हैं व्यापार संतुलन। क्या कहा जाता है? व्यापार का संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? तो यहाँ पर जो इसकी मदद ली जाती है वो कुत्तों एवं रेनडियरों की मदद ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन है और इनमें से कौन सा देश जो है वो सार्क देशों में शामिल नहीं है? तो अफगानिस्तान जो है वो शामिल नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कहा जा रहा है आपसे कि भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? यानी कि कौन नहीं है वो आपको बताना। तो 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये जो है नहीं है, बाकी सब है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? आपको बतानी है। औद्योगिक नगर है, खनन है, पर्यटन है? तो ये आप लोग सभी को पता होगा, यहाँ पे फैक्ट्री है तो औद्योगिक नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि टुंडा क्षेत्र में एक्सिकोमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इग्लू। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है निम्नलिखित बस्तियों में से प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? सड़कों के किनारे रैखिक प्रतिरूप कौन होता है बाबू? रैखिक प्रतिरूप, याद रखिएगा। ट्रिक भी हो जाएगा आपका कि सड़क जो होता है सीधी होता है, सीधी मतलब रैखिक होता है, और उसके किनारे रैखिक प्रतिरूप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार आपको बतानी है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा भूमि लवणता, है ना, भूमि लवणता, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखहोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि जल संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी होता है? तो जल संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी क्यों होता है, यहाँ पे ये बतानी है आपको। राइट आंसर हो जाएगा आपका जल की कमी के लिए, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि, स्थानीय और ऋतुगत असमानता के लिए। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वर्ण कॉर्लर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर से उप विभाग होते हैं? तो ये जो किस सेक्टर से होते हैं? तो तृतीय सेक्टर से होते हैं। किस सेक्टर से होते हैं? तृतीय सेक्टर से होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योग की जो जननी कहा जाता है वो लौह अयस्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लौह अयस्क को कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर
पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कौन से स्थान पर किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तारापुर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट है आपका कि जल संभर विकास प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? तो ये नीरू मीरू का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। याद रखना है सभी को। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? अब ये स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ेगा? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा ध्यान से। निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो कौन सा घास स्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है? तो डाउन्स। कौन है बाबू? डाउन्स है। ठीक है, याद रखना है सभी को। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनगणना है वो 121.02 करोड़ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारा यहाँ पर। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो डायमंड हार्बर जो है वो स्थित है हुगली नदी पर। किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर डायमंड हार्बर जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर आप लोगों को 25 ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आप लोगों का सब्जेक्टिव है जो कि इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जाने से पहले अपने नोटबुक से अपने गैस पेपर से इन सब का आंसर देख कर जाइएगा। सबसे पहला है संघवाद क्या है? जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। गहन कृषि किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? पल्ली बस्तियाँ किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास क्या होता है? ऋतु प्रवास क्या है? व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कौन से प्रदूषण के मुख्य कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, मतलब होते हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण को स्पष्ट करना है। जल परिवहन के 3 लाभ बताना है। आधार के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? ये वाला भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इसमें। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के मुख्य समस्याओं को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। शुष्क और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव देने थे आपको। ठीक है, यहाँ पर ये कर लीजिएगा। उसके बाद दीर्घ प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को देखना है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इनके घटकों की विस्तृत व्याख्या करना है, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना है, इसका भी आप लोगों को देख लेना है। ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना है। प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना करना है, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व पर विस्तार कीजिए, इसको भी रिवीजन कीजिएगा। विश्व के मानचित्र के निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए अभी अब आप लोगों के एग्जाम में ये भी आ सकता है कि विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। अलास्का दर्शाना है, मैक्सिको की खाड़ी है, जापान है, केपटाउन है, मुंबई है, तो ये सब मैपिंग आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।